चलिए, टुडेस टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट। देखिए, देखिए हंगर आप सभी जानते हैं, भूख को कहा जाता है। फिर दूसरी बात है हमारी हार्डशिप के बारे में। जब इकोनॉमिकल कंडीशन हमारा ख़राब हो जाए, जब आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हो जाए, मतलब हमको 2 वक्त का खाना खाने को ना मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको हार्डशिप कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्डशिप कहेंगे। उसके बाद है रिवोल्ट। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके कि जब कोई भी जनता या कोई एक कम्युनिटी या कोई एक ग्रुप अपने राजा, अपने रूलर के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और उसमें वो जो आपका आंदोलन है वो हो सकता है कि साइलेंट भी हो या फिर आपका मारधार भी उसमें शामिल हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिवोल्ट कहलाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है कि कैसे वहाँ पर भूखमरी देखने को मिला, कैसे वहाँ पर आर्थिक कठिनाई देखने को मिली, और कैसे जो है वहाँ पर लोगों ने रिवोल्ट किया। समझ गए? देखिए अब आगे इसमें मेंशन किया गया है साल 1830 का ज़माना। कौन सा ज़माना है? साल 1830 का ज़माना, 1830 का जो ज़माना है वो यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कठिनाई का ज़माना हुआ, बहुत मुश्किल भरा हुआ वहाँ के लोगों के लिए। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ पर भी आर्थिक कठिनाई का बात आएगा, जहाँ पर भी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने की बात आएगी, वहाँ पर एक चीज़ कॉमन ये होगा कि आबादी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? आबादी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात आएगी, क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, अनाज का डिमांड क्या हो जाएगा? लेकिन अगर अनाज उस गति से, उस स्पीड से प्रोडक्शन होना बंद हो जाए, तब क्या होगा? अरे बाबू ठहर जाओ, वायलेंस तुरंत कैसे हो जाएगा? अनाज की जब कमी होगी तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, लोग जो है भूखे रह जाएंगे। सबसे पहला कदम क्या होगा? लोग क्या हो जाएंगे? भूखे हो जाएंगे, लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी। तो पता ये चला कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो अनाज का प्रोडक्शन भी उतना ही तेजी से बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, और जाहिर सी बात है कि जिस स्पीड से अगर आपका आबादी बढ़ जाएगा तो उतना स्पीड से तुरंत आपका एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हर हाल में सोसाइटी में, हर हाल में आपके कंट्री में क्या होगा? फूड स्कार्सिटी देखने को मिलेगा। और उसका नतीजा क्या होगा? कि इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों का गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी ना तो जॉब की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जॉब ढूंढने वालों की संख्या ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जॉब। समझ रहे हैं बात? उस ज़माने में, सन 1830 के ज़माने में, उस समय भी जॉब करने वालों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। और जॉब की संख्या क्या थी? कम थी। समझ रहे हैं बात? अब आइए उसके बाद देखिए, माइग्रेशन शब्द का नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखो, माइग्रेशन का मतलब क्या है? when people move from one place to another in search of फूड नहीं होगा, जॉब के लिए मेनली, एम्प्लॉयमेंट के लिए मेनली। समझ गए? तो माइग्रेशन यहाँ पर क्या हुआ? जब एक बहुत बड़ी आबादी रूरल एरिया से, कहाँ से? रूरल एरिया से माइग्रेट करेगा, कहाँ पे? अर्बन एरिया में। देखो, तो जब लोग मूव करेंगे रूरल एरिया से अर्बन एरिया। अब एक और बात, उनके पहले से तो मकान वहाँ बना के रखा हुआ तो है नहीं, तो कहाँ रहेंगे? बोलिए। कोई कह रहा है रेंट में रहेंगे, लेकिन पैसा तो है ही नहीं। जब गांव से शहर की तरफ आया तो उसके पास पैसा तो है नहीं, तो फिर वो लास्ट में मजबूरन कहाँ रहेगा?
स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी में। कहाँ पे रहेंगे? देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, मुंबई के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा इलाका मुंबई का झुग्गी झोपड़ी के पास रहता है, नाले के पास रहता है, स्लम वाले एरिया के पास रहता है। क्योंकि फोटो में जो और वीडियो में जो आप देखते हैं, फिल्मों में जो आप देखते हैं, तो एक साइड का दिखाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कुछ कुछ मूवी ऐसी है जहाँ पर आपको उस कीचड़ और झुग्गी झोपड़ी है उसका भी दिखाएगा। मैंने ऐसा मान के चलो कि अगर घर किसी का है झुग्गी झोपड़ी, तो थोड़ा दूर पर एक बड़ा सा नाला भी है वहाँ पर। वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि वो लोग भी वैसे हुए जो अपना घर गांव से छोड़ करके कहाँ चले गए? शहर की ओर बसने के लिए, इस उम्मीद में कि हमको क्या मिलेगा? बेहतर मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन हर को ऐसा नसीब होना गारंटी नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फैक्टर है। हर आदमी जाके, आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने सुना होगा मुंबई जाएंगे कामयाब होने के लिए, तो क्या हर आदमी मुंबई गया हुआ कामयाब हो जाएगा? या हर आदमी बड़ा शहर जाकर के कामयाब हो जाएगा? अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, मौका मिल गया ऐसा, तो फिर क्या होगा? वो तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मौका नहीं मिल पाया तो वो नहीं बढ़ पाएगा। समझ रहे हैं? चांस होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी होता है, कुछ गॉड गिफ्ट होता है, तब जाके आगे मौका मिलता है बढ़ने का। समझ गए? आइए उसके बाद समझिएगा। देखिए एक और चीज, हाथ से बना हुआ सामान और मशीन से बना हुआ सामान, दोनों में सस्ता कौन सा है? बोलिए। मशीन से है। तो जब मान के चलिए ये इंडिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सामान हाथों से बनता है, और अगर इंग्लैंड से सामान मशीन से बन के यहाँ पर आ जाए, समझ रहे बात, तो वहाँ का सामान क्या होगा? सस्ता होगा। और यहाँ का सामान क्या होगा? यहाँ की जनता किसको खरीदेगी? समझ रहे बात? तो नुकसान किसका होगा? यहाँ के प्रोड्यूसर्स को। उनको स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, देखो तो वैसा ही कुछ हुआ कि यूरोप में कपड़ा, टेक्सटाइल, वो इंग्लैंड से क्या होने लगा? मशीन से बन के कहाँ पे आने लगा? यूरोप में आने लगा। जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे यहाँ के, उनको क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। समझ गए? स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए एक और इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा, एक दो लाइन है, वो आपको बता देते हैं। इससे जब बात आई, जब सामान अपने देश में जब आने की बात हुई, तो दो लाइन आपको इकोनॉमिक्स के हिस्से से बता देता हूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा आपने। हम अपने देश से जब बाहर कुछ बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, और अपने देश में जब हम मंगवाएंगे तो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा। समझ गए? तो ज़्यादा अगर हमने इंपोर्ट करा लिया तो हमको जो है क्या होगा? इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहली बात, डॉलर से रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जानते हैं आज के डेट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली $1 = 97 हो चुका है। तो वैसे ही हर ज़माने में, मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना छोड़ दें, अगर उससे पहले का ज़माना अगर छोड़ दें, उस समय एक ज़माना था कि $1 बराबर $1 था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके, और आज मॉडर्न ज़माने में आप देखिएगा तो $1 बराबर अप्रॉक्सीमेटली 97 पहुंच चुका है। तो जब हम किसी सामान को खरीदेंगे तो हमको पेमेंट किस में करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। लेकिन हमको रुपया जमा करना पड़ेगा डॉलर बनाने के लिए। समझ गए? और उससे फिर क्या होगा? ज़्यादा हमारा करेंसी चला जाएगा किसी चीज़ को खरीदने में, वो महंगा सामान आएगा जहाँ से आएगा। अगर उसके विपरीत अगर हम काम करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को, तो फिर हमको क्या होगा? डॉलर में पेमेंट आएगा हमारे पास, और वो कन्वर्ट होके हमारे देश के लिए क्या होगा? और बेहतर हो जाएगा। समझ रहे बात? क्लियर है ये बात? इस बात को याद रखिएगा, ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी है इंपॉर्टेंट। दूसरे देश से लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब ही दूसरे देश से मंगा लेंगे अगर, तो हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लोकल प्रोड्यूसर के लिए वो क्या हो जाएगा? एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। समझ गए? चलिए अब आइए, तो आपको हमने बता दिया पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके बाद हमने बता दिया कि आपको जो है अनाज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया,
तो फिर उसके बाद एक बात और बता दी हमने आपको कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ा गांव वाले इलाके से शहर वाले इलाके की तरफ, झुग्गी झोपड़ी में रहने लग गए। फिर उसके बाद हमने बताया कि जब इंग्लैंड से मशीन से बना हुआ सामान यूरोप आने लगा तो क्या हुआ, लोकल प्रोड्यूसर को स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा, लोग झुग्गी झोपड़ी में रहे, ये सब बात तो हो ही गया। अब आइए उसके बाद फिर एक और चीज़ देखिएगा, उन इलाकों में उस ज़माने में अरिस्टोक्रेसी अभी भी अपना एंजॉयमेंट हो रहा था उनका, अरिस्टोक्रेट्स जो हुआ करते थे, हमने पढ़ाया था रिच एंड पावरफुल लोगों को जो है अरिस्टोक्रेसी वर्ग में आया करते थे, उनका अपना प्रॉपर्टी हुआ करता था, गांव में अलग प्रॉपर्टी हुआ करती थी, शहर में अलग प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ये सारी बातें हमने पिछले क्लासेस में कर ली हैं। लेकिन जो पीजेंट्स थे उनको आज भी जो है फ्यूडल ड्यूज का सामना करना पड़ता, अलग अलग तरीके से बोझ का सामना करना पड़ता, और इस तरीके से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब आइए उसके बाद देखिएगा, तो जब आबादी बढ़ेगी, अनाज का प्रोडक्शन नहीं होगा, तब फूड का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही फूड का दाम बढ़ जाएगा और बढ़ गया जब, तो पूरे टाउन और पूरे कंट्री में जो है पॉपुलिज्म फैल गई। देखिए एक नया वर्ड है आपके लिए, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है, तंगी, बदहाली, गरीबी, जो आप कह सकते हैं, ठीक है। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है, तंगी, बदहाली और ख़राब स्थिति में, इंग्लिश बता दिए ना, पॉपुलिज्म। देखो अब आओ उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे 1830s के बारे में, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे साल, पार्टिकुलर साल के बारे में। कौन सा साल है, साल 1848 का बात है, 1848 का बात है। साल 1848 में दिक्कत ये देखने को मिली कि चारों तरफ जो है फूड का शॉर्टेज हो गया। क्या हो गया, जब फूड की कमी हो जाएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। इवन कि जब खाने का कमी हो गया, साथ ही साथ जो है बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी, लोग सड़कों पर आ गए। लोग कहां पर आ गए, सड़कों पर आ गए। क्या करने के लिए, राजा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, राजा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। और राजा को बचाने के लिए बैरिकेड्स खड़े किए गए और फोर्स किया गया राजा को कि आप वहां से भाग जाइए। समझ रहे हैं, राजा को भी जान बचा करके कभी कभी भागना पड़ता है, क्योंकि जनता जब सब मिलकर के विरोध करेगी, जनता सब मिलकर के जब आंदोलन करेगी, उस समय राजा को राजा भी नहीं समझेगी। क्योंकि जब इंसान भूखा होता है ना, तो फिर वो किसी के बारे में नहीं सोचता अच्छा बुरा। यही वजह है कि भूख इंसान को चोर भी बनाती है, और यही वजह है कि भूख इंसान को जो है डाका डालने पर मजबूर करती है। अब आप कहिए कि सर वो मेहनत नहीं कर सकता, मेहनत कर सकता है, लेकिन बात ये होती है कि उसके अंदर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ही नहीं, उसके अंदर पूरा नेगेटिविटी आ जाता है। तब जाकर के कोई किसी का छीनने के बारे में सोचता है, कोई किसी का लूटने के बारे में सोचता है। भूखा इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो किसी भी देश में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या करे, वो जनता को 2 वक्त का खाना देने का वादा करे। कैसे करेगी, काम दे के। क्या होगा, सबको अनाज थोड़ी बंटवाएंगे, खिचड़ी बंटवा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं, काम देना पड़ेगा। अपने देश में सारे नागरिकों को काम करने का मौका मिले। अब जॉब देना एक अलग बात है, हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका दे दिया जाए, कुछ पैसा दे दिया जाए उसको कि जाइए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जैसा कि आप अपने देश में देख सकते हैं। भारत में मोदी जी ने आकर के सबसे पहले ये बात बता दी कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, ये आपको भी पता है। लेकिन मोदी जी ने अलग अलग स्कीम्स को क्या किया, आप लोगों के लिए लाया, हम भारतीयों के लिए लाया। क्या करने के लिए, ताकि सारे नागरिकों को काम करने का मौका मिल सके। हर व्यक्ति को जॉब देना पॉसिबल नहीं है ऐसे देश में जहां आबादी पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है, सोच लीजिए। तो जब दूसरे देश, यूरोप की बात कर रहे हैं हम लोग, जब यहां पर इस तरह का स्थिति है, तो सोचिए बाकी जगह पर क्या हो सकता है। तो हर हाल में आप सभी लोग जो जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, कोई मना नहीं है,
लेकिन याद रखिएगा कि उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिजनेस करना है वो भी बहुत सारे लोग करेंगे, तो उसको भी करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कुछ शुरू करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी आर्थिक स्थिति और तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकेगी। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति, एक और बात शायद कोई नहीं बताएगा आपको, आपको ज़िंदगी में 2 प्लान लेके चलना पड़ेगा। समझ गए? फिल्म का बात नहीं कर रहे हैं, रियलिटी का बात कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए भगवान ना चाहे आपका ना हुआ, तब आप क्या करिएगा? व्हाट विल यू डू? सेकंड ऑप्शन कुछ होना चाहिए। कुछ लोग होंगे बहस करेंगे ज़बरदस्ती, ना सर नहीं कैसे निकलेगा, हम तो निकाल के ही रहेंगे। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, अगर नहीं निकल पाया, नहीं हो पाया, तब क्या करेंगे? तब क्या ज़िंदगी ऐसे बैठे हुए गुजार देंगे? नहीं। आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैंने शुरू से सोचा कि मैं पढ़ाऊँगा? कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति सोचेगा पहले से, या अगर कोई सोच भी रहा है तो उसके जीवन में और सारी चीज़ें आई होंगी, बहुत सारा बदलाव हुआ होगा। तो कुछ चीज़ें इंसान के चाहने पर हर कुछ नहीं हो पाती हैं, उसको क्या करना पड़ता है? हमको सोच करके चलना पड़ता है। एक इंग्लिश का आपका शायद पोयम होगा, द रोड नॉट टेकन, देखा है ना? उसमें पोएट ने 2 रास्तों के बारे में बताया कि अगर ये रास्ता लेंगे तो हम किस रास्ते पर जाएंगे, और अगर दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो हम कौन रास्ते पर जाएंगे। जीवन उसी तरीके से है, और उसमें इस बात का मैसेज दिया गया है कि गलती से अगर गलत रास्ता पकड़ गया ना, मिल गया ना, तो फिर दोबारा लौटने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन में हर चीज़ ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होती। हो सकता है इट माइट बी कि आप गलत राह पे चल दिए, तो गलत राह पे चलने का मतलब क्या है कि अब हम जाकर के अपने आप को एकदम गिरा ले वहाँ पर? नहीं, वहीं ठहर जाएंगे, क्योंकि बाकी ज़िंदगी भी जीने का मामला है। प्रेशर माइंड से निकाल दीजिए पहले, अपने तरफ से भी और माँ बाप के तरफ से भी। अगर प्रेशर हट जाएगा, फुल फोकस आ जाएगा कि हमको करना क्या है, फिर अपने आप पढ़ने लगिएगा। किसी के दबाव में आके पढ़ाई नहीं हो सकती, ये आप बेहतर जान चुके हैं, और हम खुद जानते हैं इस चीज़ को बहुत बढ़िया से। समझ रहे हैं? कोई जैसे भूख लगती है, कब? कभी भी भूख लग सकती है। भूख लगेगी तब जनरली हम लोग खाना मांगेंगे, प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे। नहीं तो आप देख लीजिए कि एसी वाले कमरे में आप बैठे हैं और कंटिन्यू बैठे रहें, बहुत चिल्ड कर दिया जाए इस रूम को, तो चांसेस है कि प्यास नहीं लगेगी, तब तक पानी आप नहीं पीजिएगा। उसी तरीके से अंतरात्मा से एक आवाज़ आनी चाहिए। कौन सी? पढ़ने की। जब तक दिल में अंदर में एक नहीं जागा कि किताब खोल के पलटना है, जब तक वो इंसान पढ़ नहीं सकता। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी है। माँ बाप के डर से कि कुर्सी पर पापा बैठे हुए किताब खोलना है, ये एक अलग बात है। खुद के दिल के इरादे से पढ़ना एक अलग बात है। वो जब पढ़िएगा ना आप खुद के दिल के इरादे से 2 पेज भी, तब आपको 2 पेज हमेशा के लिए क्या होगा? याद हो जाएगा, दिल में वो बस जाएगा आपको, वो मैथ्स, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए आइए आप टॉपिक के ऊपर। तो जो राजा भागा, जो उसको फोर्स किया गया, उस राजा का क्या नाम था? लुइस फिलिप। समझ गए? अब किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? रूलर। किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? रूलर चाहिए। जब यहां पर तो राजा भाग गया, अब क्योंकि जनता पूरी जो है क्या कर रही है? प्रोटेस्ट कर रही है, जनता रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार है। जब सब कुछ यहां पर चालू है तो जनता को शांत कैसे किया जाए? तब जो है यहां पर एक नेशनल असेंबली, क्या है? नेशनल असेंबली जो है वो प्रोक्लेम करती है, दावा करती है कि सब लोगों को काम दिया जाएगा और सब लोगों को वोट देने का अधिकार भी दिया जाएगा। देखिए, राजा कई बार ऐसा सोचता है कि जनता को कुछ कॉन्सेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन करना क्या करेगा? बंद कर देगा, रिवोल्ट करना बंद कर देगा, शांत कर देगा। नहीं तो अगर हर बार जनता अगर राजा का विरोध करती रही तो सरकार जो है या जो राजा है वो स्टेबल होकर काम नहीं कर सकता।
और बार बार उसको खुद भी डर रहेगा और साथ ही साथ जो है वो अपनी सेना को भी हमेशा खड़ा करके रखेगा कि देखो कहीं कोई आंदोलन ना कर दे। तो इसलिए क्या बताया मैंने, एक नेशनल असेंबली ने यहां पर क्या किया, नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक दावा किया कि क्या करना है, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार भी दे देना है और साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। वर्कशॉप सेटअप किया गया, लेकिन ये सब बोलने की बातें क्या है, करा कितना या किया कितना जाएगा ये एक अलग सी बात है, लागू होगा कि नहीं होगी ये बात वो एक अलग सी बात है। लेकिन फिलहाल लोगों को शांत करने के लिए दो बात कह दिया गया कि सारे अडल्ट मेल को वोट देने का अधिकार मिलेगा, सब लोगों को काम भी मिलेगा, ये सब करके जो है लोगों को क्या किया गया, शांत कर दिया गया। राजा के जो प्रतिनिधि हैं, राजा के जो भी वहां पर उसके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि राजा तो भाग गया ना, हाँ, जो भी आप मानिए उसको जो राजा के अंडर में काम कर रहे हैं। आइए, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और इससे जुड़ा हुआ एक हिस्सा है उस टॉपिक का, उसको समझिएगा। वो है आपका एक गांव है, देख लीजिए, गांव का नाम क्या है, सिलेसिया। यहां पर क्या है, देखिए, सिलेसिया गांव है और यहां पर वीवर्स के द्वारा एक रिवोल्ट किया गया। ये आपका विलेज का नाम है, ये आपका बुनकर कहलाते जो कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, और ये आपका क्या है, उनके द्वारा किया गया रिवोल्ट। साल आपका मेंशन किया गया है 1845 की बात है। कब की बात है, 1845 की बात है। अब देखो एक चीज और, जब लोग बेरोजगार रहेंगे, जब लोगों को कोई काम नहीं होगा, तो उसका फायदा सब कोई उठाना चाहेगा, हर जगह पर फायदा उठाना चाहेगा। वर्कर, जो लेबर, जो मजदूर है, वो दूसरे के अंडर में काम करता है। क्या करता है, दूसरे के अंडर में काम करता है। वो डायरेक्ट किसी ऑनर से नहीं मिल पाता। जैसा कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले बताते हैं, उसको समझिएगा, फिर टॉपिक को बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में सब जानते हैं, मकान बनाने का जो काम करते हैं। उस कंस्ट्रक्शन वर्कर में एक ठेकेदार भी होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। ठेकेदार ठेका ले लेता है, 10 मजदूर, 20 मजदूर, जितना उसको चाहिए उस हिसाब से सारे मजदूरों को इकट्ठा करता है। एक अमाउंट जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कलेक्ट कर लेता है, किससे, ओनर से, ओनर ऑफ द हाउस, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, जो भी है। और फिर वर्कर से अलग बात करता है कि मैं आपको 500, 600 और 700 वेजेस पर डे आपको दे दूंगा। समझ रहे बात। तो जो पहले से चला आ रहा वैल्यू है वो अगर मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चलो, मार्केट का जो अभी वैल्यू है लेबर के लिए, मिनिमम जो वेजेस का जो वैल्यू है 700 रुपया चल रहा है, 700 रुपया मिलेगा आपको, आप खुशी खुशी उसको ले लीजिएगा। लेकिन ये कब, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब। जब ऐसा लगेगा कि अब बेरोजगारी है चारों तरफ, अब कॉन्ट्रैक्टर आपका फायदा उठाना चाहेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर आपका फायदा उठाना चाहेगा। कैसे, वो चाहेगा कि ओनर से, यानी जो लोग बुनाई का काम करते थे, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो फायदा इस तरीके से उठाएगा कि अपने आगे जो उसको पैसा दे रहा है उससे ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लेगा, और जो वर्कर हैं उनको बोलेगा कि देखिए काम की स्थिति बहुत ख़राब है, मार्केट का पोजीशन बहुत ख़राब है, काम तो है नहीं, और पूरी वर्कर की जो कम्युनिटी है डेस्परेट है काम करने के लिए। डेस्परेट शब्द का मतलब समझते हैं, किसी चीज़ को चाहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, उसको बोलते हैं क्या होना,
डेस्परेट होना, समझ गए। आइए उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। सिलेसियन गांव के जो लोग थे, टोटल जो यहाँ पर लोग थे वो 18,000 लोग थे। 18,000 इनहैबिटेंट्स थे यहाँ पर। और मेन काम जो लोगों का था वो क्या था? कॉटन वीविंग। क्या था? कॉटन वीविंग। देखो अब आगे लोगों को काम मिल गया पहले से कम वेजेस पर। लोगों ने भी उसको क्या किया? एट द क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर काम से आप जुड़े हुए हैं तो वो आपका छिप नहीं सकता। छिपेगा? नहीं छिपेगा। कहीं से खबर मिल गई, किसको मिली? वर्कर्स को खबर मिल गई कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ घपला कर रहा है, हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। और वही जब पता चल गई ये बातें तो पेयर में, पेयर मतलब जोड़ा, दो दो करके लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और कॉन्ट्रैक्टर के बिल्डिंग पे जाके लोगों ने चढ़ाई कर दी। खिड़की तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, कपड़ा फाड़ दिया, मैंने जितना कॉटन का काम था किया हुआ वीविंग का, वो सारा चीज लेकर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्टर पड़ोस वाला देश में भाग गया, या ऐसे मान के चलिए वहां से अपना जान बचा करके भाग गया। लेकिन उसको दूसरे लोगों ने रहने का मौका भी नहीं दिया, शेल्टर भी नहीं दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर का पोजीशन क्या होगा? वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्कर। तो कॉन्ट्रैक्टर राजा के पास गया, सेना से परमिशन लिया और बोला कि देखिए हमारे साथ लोगों ने ऐसा काम किया। तो सेना को राजा के द्वारा आदेश मिलता है और फिर सेना क्या करती है? 11 वीवर्स को गोली मारती। क्या करती है? 11 वीवर्स को गोली मार देती है उस काम के बदले, उस अंजाम के बदले कि लोगों ने क्या किया? रिवोल्ट करने का काम किया। और ये घटना कब की? 4 जून दोपहर 2 बजे। समझ गए? 4 जून का डेट यहां पर दिया गया है। देखो समझ में आ गई बात? ये जो आपका सिलेशन गांव की जो बात है ये आपका इसी हंगर हार्डशिप से जुड़ा हुआ है कि आखिर लोगों की जब आबादी बढ़ी, लोगों को जब काम नहीं मिलने लगा तो क्या सिचुएशन हुआ आपने यहां पर देख लिया। यहां पर स्थिति आपको देखने को मिल गई। तो ऐसे ही किसी भी देश में अगर जनता को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा या फिर कोई वर्कर अगर है उससे ज़्यादा वसूलने की कोशिश की जाएगी तो फिर क्या होगा? तो प्रोटेस्ट तो होगा, हर हाल में होगा। क्योंकि दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो बेसिक हमको आइटम चाहिए वो ज़रूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा और मकान ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलेंगी? पैसे से। और पैसा किससे मिलेगा? काम करने से। और काम कौन देगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि वो हमको काम करने का मौका दे, जॉब करने का मौका दे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का मौका दे। समझ गए? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा टॉपिक हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट के बारे में। समझ गए? आइए उसके बाद जो है एक और टॉपिक है, उसकी तरफ नज़र करते हैं। देखिएगा अगला जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। और इसमें ईयर आपका मेंशन किया गया है 1848। देखिए जनरली हम लोग जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2-4 ग्रुप ही नाम आएगा। देखिए जो अमीर होगा जनरली वो रिवोल्ट, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहां पर बात जो है उससे थोड़ी अलग है। लिबरल जो लोग थे उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया साल 1848 में। लेकिन
सिर्फ रेवोल्यूशन इनके द्वारा नहीं हो रहा था, देखिएगा, बात समझिएगा, दो जगह पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, या फिर ऐसे कह सकते हैं साइमल्टेनियसली रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। एक तरफ जहां गरीब थे, एक तरफ जहां भूखे थे, एक जगह जहां पर आपके वर्कर्स थे, एक जगह जहां पर आपके पीजेंट्स थे, वहीं दूसरे तरफ पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग भी शामिल थे। आ रही बात समझ में? जनरली क्या होता है, हम लोग के दिमाग में क्या आएगा, भूखा आदमी आंदोलन करेगा, गरीब आदमी आंदोलन करेगा, समझ रहे हैं, पीजेंट लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन यहां पर जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस रेवोल्यूशन का नाम क्या है, वो लिबरल्स लोगों के द्वारा शुरू किया गया, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा शुरू किया गया। गरीब तो शामिल थे ही, उनका अपना आंदोलन चल रहा था, लेकिन यहां पर जो पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा भी यहां पर आंदोलन चलाया गया। अब आइए उसके बाद समझिएगा, फरवरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे राजा को उसके गद्दी से क्या किया गया, हटा दिया गया। राजा को उसके गद्दी से हटा दिया गया। और जिस यूरोप में के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको फर्स्ट डे हमने बता दिया था कि कैसे ट्रांजिशन देखने को मौका मिलेगा। ट्रांजिशन किस बात का, मोनार्की से, सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, समझ रहे हैं, और फिर तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो यहां पर राजा को उसके गद्दी से हटा दिया गया, और जितने भी लोग यहां पर रिवोल्ट कर रहे थे उनके मन में बदलाव करने की बात थी। कौन कौन जगह के लोग थे, आप पहले भी पढ़ चुके, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है। ये अलग अलग जगह के लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया और उन्होंने डिमांड किया। यानी अभी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की से लोग चेंज होंगे किसकी तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। देखिए, आपको पहले भी हमने बताया एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है। एब्सोल्यूट मोनार्की वो सिस्टम है राजा का जहां पर राजा सिर्फ अपनी मनमानी करता है। राजा सिर्फ क्या करता है, अपनी मनमानी करता है और दूसरों के भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचता। दूसरी बात यह है, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करता है। क्या करता है, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करता है। समझ गए, ये काम किसका, एब्सोल्यूट मोनार्क का। लेकिन जब हम ट्रांजिशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ट्रांजिशन की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, तो जैसे ही एब्सोल्यूट मोनार्की से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं, जो राजा होगा वो अपने पावर को क्या करेगा, लिमिट में रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद ही यही होता है कि पावर ऑफ द मोनार्क को क्या किया जाए, लिमिट किया जाए। समझ रहे बात। और लोगों का भी यही डिमांड हमेशा से रहता है कि राजा अपना मनमानी ना करे। वो जो ऑर्गेन्स हैं, जो 3 ऑर्गेन्स जो देखते हैं हमारे भारत में, वो दूसरी जगह पर भी देखने को मिलते हैं, जहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी देखने को मिलता है। समझ रहे बात। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जिनके साथ जुड़ करके कोई भी राजा क्या करेगा, अपना आगे का कोई भी फैसला ले सकेगा। एब्सोल्यूट मोनार्की में उसको किसी से पूछने की जरूरत, लेकिन जब वो पार्लियामेंट से जुड़ जाएगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ जाएगा, जब अलग अलग ऑर्गन से जुड़ जाएगा, तब ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि अपना फैसला अकेले वो ना ले पाए। और फैसला जब भी लेगा वो लोगों के हित के लिए लेगा, लोगों की भलाई के लिए लेगा। समझ रहे बात, लोगों के बारे में सोचेगा कि लोगों को क्या फ़ायदा हो, क्योंकि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसीलिए ताकि राजा अपना मनमानी ना कर सके। अब आइए, यहां पर डिमांड किया गया, बढ़ते हुए आंदोलन का लोगों ने फायदा उठाया और लोगों ने डिमांड किया कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। देखिए, इस बात को समझिएगा, लोगों का डिमांड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, और लोगों का डिमांड हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी। इसको तो आप लोग भली भांति जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग जानता है।
अब हम लोग बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। किसी भी देश में अगर न्यूज चैनल, अगर न्यूज़पेपर, अगर मीडिया अगर फ्री नहीं है तो वो देश आगे बढ़ नहीं सकता। बात समझ लीजिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, इधर डेमोक्रेसी और मोनार्की, राजा कोई सा भी हो, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मीडिया अगर फ्री है तो वो क्या करेगी? वो राजा के द्वारा किए गए काम, कोई डेमोक्रेसी के अंतर्गत रूलर का किया गया काम, उसके अच्छे काम और उसके बुरे काम दोनों के बारे में अपने न्यूज़पेपर में और अपने न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर सकती है। अरे बात समझ में? प्रेस की आज़ादी, प्रेस अगर आज़ाद होगा तो वो सब कुछ लिख पाएगा। आइए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में आप सब जानते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर राजा का शासन है। आप सुन करके हैरान हो जाइएगा कि राजा के खिलाफ एक भी बात कोई न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता। राजा के खिलाफ कोई एक भी बात जो है मीडिया में या टीवी में जो है वो नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकता। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि राजा का आदेश है कि मीडिया किसके अंडर में है? उसी राजा के अंडर में मीडिया काम कर रही है और सिर्फ क्या करेगी? अच्छी अच्छी बातें बताएगी। हम कह सकते हैं देखो, मीडिया अगर बायस्ड है, ये वर्ड याद रखिएगा, बायस्ड होना मतलब किसी के तरफ झुक जाना, किसी का तरफदारी करना। समझ रहे हैं? अगर आप किसी के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं मतलब क्या है? आप बायस्ड हो गए उसके तरफ। लाख कोई आपके सामने बुराई कर दे, आप उसका क्या बोलिएगा? अच्छाई कीजिएगा। समझ गए? तो अगर मीडिया बायस्ड है मतलब मीडिया बिक गई। और फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है मीडिया को क्या रहना पड़ेगा? अनबायस्ड रहना पड़ेगा। मीडिया को क्या रहना पड़ेगा? अनबायस्ड रहना पड़ेगा, ताकि वो राजा के और रूलर के सच्चाई को सामने ला सके। जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार ने हमारे लिए कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया? वो एक मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि राजा के जो भी कारनामे हैं, जो भी उसका काम है, वो जनता के सामने पेश करे। अब वो सही काम करेगा या फिर गलत काम करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है? तो यहां पर लोगों ने, और याद रखिएगा एक बात कि एब्सोल्यूट मोनार्क का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि उसमें राजा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, मेरे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। वो हमेशा यही चाहेगा कि कोई हमसे सवाल ना करे, जैसा शासन चल रहा है, जैसा चीज़ें चल रही हैं, वो मूव ऑन करती रहें, ऐसे ही चलती रहें। और जब प्रेस को फ्रीडम मिल जाएगा तब फिर राजा भी डरेगा कि ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो मेरे कारनामों को जनता तक क्या करेगा? पहुंचा देगा। और अगर पूरा सच जनता के सामने आ जाएगा ना, और अगर हम अच्छे होंगे तो जनता हमारी क्या करेगी? तारीफ करेगी। और लेकिन अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और जनता के सामने हमारी बुराई आ जाएगी तो फिर जनता हमारा क्या हाल करेगी, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर डिमांड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखो, एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन का मतलब है अपना एक ग्रुप फॉर्म करना। जैसे आप सभी ने फैक्ट्री देखी होगी। फैक्ट्री में कोई लीडर होता है जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको क्या करेगा? उनको उनका राइट्स दिलवाने का काम करता है। अगर फैक्ट्री का ऑनर लोगों के भलाई के बारे में नहीं सोच रहा है तो जो वो यूनियन लीडर होगा वो अपना एक ग्रुप बनाएगा। फार्मर्स लोगों का अपना ग्रुप होता है, वर्कर्स लोगों का अपना ग्रुप होता है। यहाँ तक कि आप सुन लीजिए, आप पटना सिटी में रहते हैं, जितने भी बार्बर हैं उनका अपना एक एसोसिएशन है। कभी जाइएगा, पता कीजिएगा तो देखिएगा। यहाँ की बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ऑटो का भी अपना एगो यूनियन होता, ऑटो चलाने वालों का। कभी देखिएगा कि जब दाम बढ़ेगा ना, प्राइजेस बढ़ेंगे, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और जब उसको अपना
भाड़ा बढ़ाना होगा तो एक लिस्ट टांगेगा वो उसी ऑटो के सामने, ऊपर लिखा रहेगा एसोसिएशन वर्ड और ऑटो के साथ में ऑटो संघ का नाम सुना होगा आपने। तो ऑटो वालों का भी अपना एक ग्रुप है, ग्रुप बनाने का मौका मिलता है ताकि वो लोग मिलके क्या कर सकें, डिसाइड कर सकें सही क्या है और गलत क्या है। और जब वो सब मिल करके डिसाइड करें कि हाँ भाड़ा बढ़ाना है तो सारी जनता को उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी लिए और उसी तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों ने यहाँ पर डिमांड किया कि हमको एसोसिएशन बनाने का क्या मिले, आज़ादी मिले, आज़ादी मिले, समझ रहे हैं। और जब आज़ादी मिल जाएगी तो फिर हमको आसानी से कोई भी काम करने में छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, समझ रहे बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस का डिमांड किया गया और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का डिमांड किया गया। आप देखिए उसके बाद समझिएगा, यहाँ पर जो बात है कि जितने भी जर्मन लोग थे उन्होंने डिमांड किया और खुद भी सोचा कि हम लोग अपना मिलकर के खुद का एक पार्लियामेंट बनाते हैं, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। और इसी के लिए उन सारे लोगों ने काम किया कि सब लोग मिलकर के 18 मई 1848 को, कौन सा डेट है, देखिए ये 18 मई 1848 को ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट सिटी में जमा होते हैं। कहाँ पे जमा होते हैं, फ्रैंकफर्ट सिटी में जमा होते हैं, जो कि एक पार्लियामेंट भी बनाया गया। क्या बनाया गया, पार्लियामेंट बनाया गया। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि कहाँ पे हो रहा था, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। कहाँ पे हो रहा था, चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा था। वहाँ पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है मार्च करते हैं फेस्टिव प्रोसेशन में, जुलूस की तरह निकलते हैं इस उम्मीद में कि वो लोग अपना नेशनल असेंबली का निर्माण करेंगे। और जहाँ पर राजा जो होगा वो आपका पार्लियामेंट से सब्जेक्टेड होगा। पार्लियामेंट से सब्जेक्टेड का मतलब क्या है कि वो राजा पार्लियामेंट की बातों को मानेगा। लेकिन यहाँ पर काम थोड़ा हो गया उल्टा। जनता चाह रही थी कि राजा क्या हो जाए, एब्सोल्यूट मोनार्की से चेंज होके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर आए, समझ रहे बात। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। जब प्रतिनिधियों ने राजा को क्राउन दिया तो राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर जो था उसने क्या किया, उस क्राउन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन सारे राजाओं के साथ जाके जुड़ गया जो लोग एब्सोल्यूट मोनार्क थे। बाद में उस पार्लियामेंट को सेना को बुला करके क्या किया गया, खाली करवाया गया और सपोर्ट जो था लोगों का वहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे हैं बात। और फिर समझिएगा, सेना बुला करके, ट्रूप्स को बुला करके डिसबैंड कर दिया गया। अब आइए एक छोटा टॉपिक और है, उसमें पैराग्राफ जुड़ा हुआ, उसको समझ लीजिएगा कि औरतों ने जो स्टार्टिंग से डिमांड रखा, क्या चाह रही थी औरतें, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। क्या मिले, और जिसके लिए उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन किया और बहुत सारी महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया। खुद उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, पॉलिटिकल क्लब का एस्टैब्लिशमेंट किया। देखो, उन्होंने, औरतों ने ये रियलाइज कर लिया था कि जब तक हम अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात, जब तक हमारी बातों पर ध्यान, जिसके लिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब भी स्टार्ट किया और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया। लेकिन बावजूद इन सब के, इन सारी औरतों को किसी भी तरह का बेनिफिट जो है यहाँ पर नहीं दिया गया। जब औरतें वहाँ पर जमा हुई तो उन सबको कहा गया कि आप ऑब्जर्वर के रूप में रहिए। समझ रहे हैं, ऑब्जर्व करना मतलब क्या है, ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो घटना या जो असेंबली बनाई जा रही है या असेंबली को अंजाम दिया जा रहा है उसको बस देखिए। आप एक दर्शक की तरह जो है वहाँ पर उसको देखने का काम कीजिए खड़े होकर के, और आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपको उसमें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, आइए उसके बाद समझिएगा। तो जितने भी लिबरल्स थे